हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और आपके लिए लेकर के आया हूं नया वीडियो लेक्चर। इसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को। यानी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे बायो सेवर्ट लॉ है, आपका एम्पियर का नियम है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र से सवाल होंगे, चुंबकीय बल से सवाल होंगे, लॉरेंज फोर्स से, लॉरेंज बल से सवाल होंगे। तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ये है। कह रहा है क्वेश्चन में कि आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है। तो ध्यान से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई ये है ना वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है ना, जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, जिसकी त्रिज्या है हमारा r, और जिसका केंद्र का नाम है C। ओके, और इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ना बेटा रे, वो होता है म्यू नॉट इंटू में I अपॉन में 2 इंटू में R। और चूंकि n फेरे दिए हुए हैं तो n से आप गुना करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि इसके समानुपाती है। तो ध्यान से देखिएगा, तो B जो है वो समानुपाती है I के, B जो है समानुपाती है N के, B जो है व्युत्क्रमानुपाती है R के। चलिए अब मिलाते हैं। तो पहला बोल रहा है I और R के समानुपाती है, तो ये बात तो गलत है। R के समानुपाती नहीं है सर जी, 1/R के समानुपाती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा N और R के, नहीं सर, N के तो समानुपाती है लेकिन R के समानुपाती नहीं है। अगला है I और 1/R के, यस सर, I और 1/R के समानुपाती है B, यानी C सही हो जाएगा। D देख लेते हैं, I और 1/N के, नहीं सर, 1/N नहीं होगा, N होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 सवाल, विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के नजदीक, समीप को नजदीक भी बोलते हैं, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो अपने पास एक सीधा तार है ना, लॉन्ग वायर में ले लेता हूं समझने के लिए, लॉन्ग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और वहां से आर दूरी पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लिखना चाहूंगा तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में पाई इंटू में आर। तो बेटा रे बी जो है वो समानुपाती हो गया किसके? 1/r के। यस और नो? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो पहला में दे रखा है तार से बिंदु की दूरी के, तार से बिंदु की दूरी के, देखो आर के समानुपाती है या आर 1/r के समानुपाती है? तो आप कहेंगे सर 1/r के समानुपाती है, आर के समानुपाती नहीं है, तो पहला नंबर तो गलत हो गया। तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, नहीं सर, वर्ग कहां से आ जाएगा, ये तो गलत ही बात है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग है ही नहीं, आर का स्क्वायर है ही नहीं, 1/r है। तो दूरी के व्युत्क्रम के, देखो आर नीचे में है ना, इसीलिए व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर में क्या कह रखा है कि किसी धारा अल्पांश, धारा अल्पांश मतलब कोई मान लीजिए ये तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो धारा अल्पांश मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा, धारा अल्पांश को लिखते हैं आई गुना में डीएल। ओके, इसके कारण किसी बिंदु पर जो कि अल्पांश से आर दूरी पर है, यहां से मान लीजिए आर दूरी पर कोई बिंदु है, यहां पे है बिंदु पी है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ये वाला कोण हम लोग थीटा लेते हैं, और मैंने आपको बताया था कि बी जो होता है ना, इस केस में समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है सर? आई डीएल के समानुपाती होता है।
ठीक है ना। साथ में साइन थीटा के समानुपाती होता है, थीटा कोण दिख रहा है आपको, और साथ में 1/r² के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो 1/r² के समानुपाती होता है बी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा r² के क्या होता है, तो आप बोलेंगे r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि r² नीचे में है। तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कि ये जो धारा अल्पांश के कारण में, यहाँ आप डीबी लिख लीजिए तो और बेहतर होगा। जो डीबी होगा, जो अल्पांश के कारण में चुंबकीय क्षेत्र होगा, किस बिंदु पे, पी बिंदु पे, वो आईडीएल के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, और 1/r² के समानुपाती होता है, या फिर आप बोलेंगे r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वृत्ताकार कुंडली बना देता हूं, ये लीजिए वृत्ताकार कुंडली मैंने बना दिया, ये रहा। इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, जिसका वैल्यू है I, और इसका जो अक्ष है ना, अक्ष ये रहा, ये रहा इसका अक्ष। इसको मैं ये लीजिए, तो हाथ से ही बना देता हूँ, ये रहा हमारा अक्ष, इधर ये रहा हमारा अक्ष, और ये रहा इसका केंद्र। तो इसके केंद्र पर जो बी की दिशा होगी ना, इसके केंद्र पर जो बी की दिशा आपसे बी पूछ रखा है, वो इसके तल के, ये जो तल है ना, उसके तल के क्या होगी, लंबवत होगी। इसके तल के क्या होगी, लंबवत होगी। इसके तल के बेटा लंबवत होगी, तो लंबवत होगी, तो लंबवत होगी, तो मतलब दिशा किधर की ओर होगी, इधर की ओर, इधर की ओर यहां दिशा होगी मैग्नेटिक फील्ड का। तो अपने को आंसर बोलना है कि कुंडली के समतल के लंबवत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए, त्रिज्या का वैल्यू ए दिया हुआ है, फेरों की संख्या n, और विद्युत धारा जो है वो I है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अभी भी मैंने बताया है कि रिंग के लिए, है ना, रिंग के लिए कह लो या वृत्ताकार कुंडली के लिए कह लो, बी का फॉर्मूला होता है μ0 इंटू आई अपॉन में 2 इंटू में r के जगह यहाँ a लिखोगे, और गुना में फेरों की संख्या, हो गया। तो देखिए, तो ये कहां पे है, μ0 ni/2a, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए को अपन लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या दे रखा है, 5वां नंबर में दे रखा है कि 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो बेटा 1 टेस्ला जो होता है ना, वो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो 5 टेस्ला क्या हो जाएगा, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, बीमा यानी बीमीय सूत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो सर जी, निकालने के लिए अपने लोग को मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, Q गुना V गुना B। तो सर जी B बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल बटा में आवेश गुना में उसका वेग। बल का बीमीय सूत्र सर अपन लोग क्या लिखते हैं, mlt-2। आवेश का आई टी या ए टी, चूंकि ऑप्शन आई के रिस्पेक्ट में है इसलिए मैंने आई टी लिख दिया। और वी स्पीड का क्या लिखेंगे, LT-1। तो ये एल से ये एल कैंसिल हो गया। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये टी से ये T-1 कैंसिल, तो बन क्या गया, ये बन गया MT-2, और आई नीचे से ऊपर जाएगा तो I-1। तो M, L तो होगा नहीं, L है नहीं, L नहीं है, तो MT-2 I-1, ये देखो ऑप्शन ए में ही है, MT-2, M यहाँ है ना, T-2 यहाँ है ना, I-1 यहाँ है ना, और L का पावर 0 है, L तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे। ध्यान रखो, जब भी दो समांतर तार है और दोनों में करंट समान दिशा में हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, आकर्षित, आकर्षित, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब तार में विद्युत धारा की दिशा I1 और I2 एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी विकर्षित करेंगे। रिपेल कहो, प्रतिकर्षित कहो, विकर्षित कहो, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्या रखा है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता की विमा क्या है। चुंबकशीलता को अपन लोग म्यू लिखते हैं और म्यू बराबर में होता है म्यू नॉट गुना म्यू आर, जहां पे म्यू आर है विमाहीन, म्यू आर विमाहीन है, मात्रकहीन भी है, मात्रकहीन भी होता है ना। माध्यम की सापेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं इसको। ओके, तो ये विमाहीन है, मात्रकहीन है। इसका मतलब म्यू का वही विमीय सूत्र होगा जो म्यू नॉट का होगा। तो सर जी अपने पास B बराबर में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी वाला फॉर्मूला है या 2 पाई आर वाला फॉर्मूला है। तो जहां म्यू नॉट है वो वाला फॉर्मूला आप याद करिए, आपका बन जाएगा। अब B का विमीय सूत्र अभी तुरंत आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, mt-2i-1, वो B के जगह यूज कर लीजिए। तो B के जगह mt-2i-1 यूज कर लिए। डी जाएगा बी से गुना होने, डी है दूरी यानी एल हो जाएगा। और आई जो है ना, ये आई वो बी के भाग में नीचे चला जाएगा यानी आई बट्टा में चला जाएगा। बचेगा क्या, म्यू नॉट। और 2 पाई का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, यानी म्यू नॉट का विमीय सूत्र ये हुआ। तो यहां से अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा mt-2, अच्छा एल भी है, पहले एल तो लिखा जाए, तो ये हो जाएगा सर ML-T-2, नीचे वाला आई ऊपर जाएगा तो I-1, और I-1 वहां पहले से है तो ये बन जाएगा I-2। तो ये बन गया सर ML-T-2 I-2, ML-T-2 I-2 ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। तो ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि m बराबर में क्या हो जाता है बेटा रे, EVR बटा में 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया हुआ है पीछे के वीडियो लेक्चर में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये हमारा जो दिया हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट का मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लंबवत बाहर की ओर, कहां से, समतल से, ये हमारा समतल है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्षेत्र है। देखो अगर तुम कहोगे ये x दिशा है सर, ये y दिशा है और ये वाला z दिशा है, तो अभी एक्चुअल में ना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा रे, वो z दिशा में दिया हुआ है डायग्राम में। ओके, और जो चार्ज पार्टिकल को फेंके हो वो चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंके हो, यानी चार्ज पार्टिकल को x दिशा में आप फेंके हो, और गति आवेशित जो कण है उसका आपको दिशा दिखाया गया है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किस दिशा में विक्षेपित हुआ। तो कह रहा है आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी प्रकृति जानना हो आवेश की तो ये वाला फॉर्मूला से आप जानेंगे, क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे भी वेक्टर के तरफ में हाथ को, दाहिने हाथ को पहले लीजिए, v के डायरेक्शन में, v किधर है, x दिशा में, पॉजिटिव x दिशा में, इधर है v, तो v के दिशा में खोलिए और b के दिशा में मोड़िए। b बाहर की तरफ है तो बाहर यानी आप जिधर है वो बाहर हुआ, तो बाहर की तरफ मोड़िए। थंब किधर गया, नीचे, थंब किधर गया, नीचे। तो पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता तो जिधर थंब गया उधर होना चाहिए था विक्षेपण की दिशा, लेकिन क्या है बेटा,
क्या हुआ है, विक्षेपण किधर हुआ है, ऊपर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है उसकी प्रकृति ऋणात्मक है, यानी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के केस में ये चला गया ऊपर की ओर, ठीक है, विक्षेपित हो गया किधर की ओर, ऊपर की ओर। सीधा ना जा करके, सीधा नहीं गया, विक्षेपित हो गया ऊपर की ओर। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो ये नीचे की ओर जाता, ये नीचे जिधर अंगूठा गया था मेरा उधर जाता। क्या क्लियर है? तो आंसर करेंगे ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर आवेशित कण के निकट एक रुका हुआ स्थिर है, विरामावस्था में एक कण है, आवेशित कण है, उसके निकट एक प्रबल मतलब अच्छा स्ट्रेंथ का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो क्या होगा। तो मेरे को पता है कि सर मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं और मैग्नीट्यूड में लिखूं तो क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अब अगर ये स्थिर है, विरामावस्था में है, तो भी का मान 0 हो गया तो चुंबकीय बल तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आवेशित कण विरामावस्था में है तो उसके ऊपर में चुंबकीय बल का परिमाण 0 होगा, और अगर चुंबकीय बल लगा ही नहीं तो इसका मतलब वो आवेश विरामावस्था में ही रहेगा, मतलब ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या रखा है, एक सीधे धारावाही तार को r त्रिज्या के एक वृत्तखंड के रूप में मोड़ दिया गया है। वृत्त के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताइए। केंद्र O पर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई इंटू में r, ये फॉर्मूला होता है इस केस के लिए, इसके लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। अब 4 पाई का मान 180 डिग्री, तो ये 180 गुना 4 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, यानी कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, 13 नंबर के सवाल तक पहुंच गए हैं। 14 पे आते हैं। कह रहा है क्या, अनंत लंबाई का के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार लूप स्वतंत्र रूप से रखा गया है ना, तथा दोनों एक दूसरे के समतल में यानी सेम प्लेन में दोनों हैं। तो क्या कह रहा है, दोनों के बीच क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि विद्युत धारा की दिशा समान हो तो आकर्षण होगा, ठीक है, मान लेते हैं F1 हुआ, और विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो, यहाँ देखो विपरीत है, किसके विपरीत है, इसके विपरीत है, बोलो हाँ या ना, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर। अब F1 वाला जो बल है, इसको मिटा देता हूँ, F1 वाला जो बल है वो तार के इसके पास में है, तो F1 ज्यादा होगा किसकी तुलना में, F2 की तुलना में, क्योंकि F2 ये वाला जो तार है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये इस तार से दूर है, लंबे सीधे तार से दूर है, तो F1 ज्यादा हुआ F2 से, तो नेट इफेक्ट क्या होगा सर जी, नेट इफेक्ट यही ना होगा सर जी, नेट इफेक्ट यही ना होगा कि ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा उस केस में। सर ये क्या होगा, F1 ज्यादा है F2 से, तो F1 ज्यादा है तो F1 का तो बल इधर था, इसका मतलब ये अट्रैक्ट होगा, आकर्षण होगा, तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। समान गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा समान है, यानी काइनेटिक एनर्जी के जो है वो सेम है। समान गतिज ऊर्जा से युक्त प्रोटॉन और अल्फा कण किसी एक समान अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान यानी B जो है हमारा कांस्टेंट है, प्रवेश किया है ना, यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं RP, P फॉर प्रोटॉन और R अल्फा, अल्फा के लिए R अल्फा हो, तो उनके बीच में संबंध क्या होगा। ध्यान सुनो, R जो त्रिज्या होता है उसका फॉर्मूला एक तो होता है mv बटा में qb, जहां पे भी उसका स्पीड है, उस आवेशित कण का स्पीड है, ओके। लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा के रिस्पेक्ट में दिया है। अच्छा, संवेग के रूप में लिखना चाहेंगे तो mv को p लिख देंगे तो p बटा में qb हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा के रिस्पेक्ट में जब हम त्रिज्या को लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 2mk बटा में qb। ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो समान है, गतिज ऊर्जा समान है, तो के समान है,
तो के जो है हमारा सेम है, बी जो है सेम है, और 2 तो अंक अंक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यानी आर जो है वो समानुपाती हो गया अंडर रूट ऑफ एम बटा में क्यू के। अब तुम यूज करो, एल्फा के लिए आवेश का वैल्यू होता है 2q, एल्फा के लिए मास जो होता है, एल्फा कण के लिए आवेश होता है 2q, और मास जो होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के लिए आवेश होगा q, ठीक है, और मास होगा mp, मास ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए अपने को आर पी बटा में आर एल्फा लिख लेते हैं। तो रूट के अंडर में प्रोटॉन का पहले लिखेंगे, तो रूट अंडर m बटा में q हो जाएगा, प्रोटॉन में तो बदलने का कुछ जरूरत है नहीं। जब हम लोग आएंगे आर एल्फा के लिए लिखने में, तो m के जगह में लिखना पड़ेगा 4m, ओके, और q के जगह लिखना पड़ेगा 2q। तो q से q कट जाएगा, रूट के अंडर में जो ये m है ये रूट के अंडर में m से काट देगा, 4 जो है उससे बाहर निकलेगा, ऊपर में 1 हो गया, 1 बटा में 1, अब बटा में, है ना, हाँ, तो 1 बटा में 1 हो गया यहाँ पे, है ना, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2, है ना, और यहाँ नीचे में भी 2 है, तो 2 और 2 भी कट गया, लीजिए सर सब 1 हो गया, यानी आरपी बटा आर एल्फा 1 के बराबर, यानी आरपी बराबर में आर एल्फा, और ये हमारा आंसर हो गया, आरपी बराबर में आर एल्फा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, सी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? सी को टिक करेंगे। ओके, अगला, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, मतलब आई पूछ रहा है क्या होगा यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आर का मान दिया हुआ है, लंबा तार है, सीधा तार है, धारावाही है, चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर जी बी बराबर में लंबे तार के लिए फॉर्मूला क्या लिखाए हैं आप? म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ठीक है ना। अब बी का मान दे रखा है 2 मिली टेस्ला, तो मिली के जगह में 10 की पावर -3, म्यू नॉट के जगह में 4 पाई गुना 10 की पावर -7, आई का मान निकालना है, अपॉन में 2 पाई गुना में त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलिएगा 100 से भाग करिएगा, 10 बटा में 100 यानी 1 बटा में 10, 1 बटा 10 को लिखेंगे 0.1, ठीक है। अब 2 पाई से 4 पाई को काट दोगे 2 बार में, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब अपना लोग आई का मान निकालने वाले हैं, तो 10 का पावर -3, 0.1 यहाँ गुना में चला जाएगा, क्या क्लियर है? गुना में 10 की पावर -7 उधर है गुना में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अब बराबर में आई, ठीक है बेटा। 10 की पावर -7 को ऊपर लेके चलते हैं, 10 की पावर -7 को ऊपर लेके चलते हैं, तो 10 की पावर +7 गुना 10 की पावर -3, और 0.1 को लिखेंगे 10 की पावर -1, तो 3 -1 हो जाएगा -4, 7 में से 4 गया यानी 10 की पावर में 3 एम्पियर, यानी ये हो जाएगा 1000 एम्पियर, और 1000 एम्पियर देखेंगे कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। इस तरह से ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं दोबारा से, है ना। और मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, किसी विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य WE है, और अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन के क्रम में किया गया कार्य WM है, तब क्या होगा? तो आपको मैं पढ़ाया हुआ हूं क्लास में कि चुंबकीय बल के द्वारा किया गया विस्थापन में किया गया, आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य 0 होता है, तो वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, है ना, वो 0 होगा, और वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भी वेग से गतिशील किसी आवेशित कण को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस्ड फील्ड में, क्रॉस्ड फील्ड कहने का मतलब ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उन दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को, यानी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी से, ठीक है। और चाहते हम ये हैं कि वो अविक्षेपित रहे, यानी अनडिफ्लेक्टेड रहे, यानी चार्ज पार्टिकल को जिधर फेंका गया वो उधर की ओर ही जाए, ओके। अपन ये चाहते हैं कि उधर की ही ओर जाए,
ओके बेटा, तो अगर मैंने चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिया है, ध्यान देना पड़ेगा इस बात को, अगर मैंने चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रॉस ले लेते हैं, तो इस केस में भी क्रॉस बी करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं नीचे, तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर ध्यान से सुनो, कंडीशन क्या रखना चाहते हैं कि भी यानी चार्ज पार्टिकल अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करे, अनडिफ्लेक्टेड रहे, ठीक ना। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी तो ऐसा संभव होगा। क्लियर है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, है ना, और भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि भी एक्स दिशा में है और बी है हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो क्यू भी बी साइन 90 आप लिखोगे वो 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान, और एफ ही को लिखोगे आप क्यू इंटू में ई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्यू ही लिखा जाता है, क्यू से क्यू कट गया, और साइन 90 का मान होता है 1, तो इस केस में वी बी बराबर में हो गया ई, ठीक है, जो कि आपका कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या क्लियर है। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और एक कण ले लेते हैं, आवेशित कण ये ले लिया मैंने, और इस दिशा में वेलोसिटी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश मैंने फेंक दिया, गति करा दिया उसका, तो कण पर कार्यकारी बल होगा। सबसे पहले ये बताओ कि भी वेक्टर पैरेलल हो गया सर बी वेक्टर के, तो थीटा का मान तो 0 डिग्री हो गया, और जब चुंबकीय बल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू भी बी साइन थीटा, और जैसे ही थीटा का मान लिखेंगे 0 डिग्री, वैसे ही साइन 0 हो जाएगा 0, और जैसे ही 0 होगा तो 0 इसमें गुना करोगे क्यू भी बी में तो 0 हो जाएगा, यानी चुंबकीय बल का मान 0। इसका मतलब चुंबकीय बल तो लगा ही नहीं। तो दो स्थिति में चुंबकीय बल नहीं लगता, एक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत आवेश विरामावस्था में हो, और दूसरा जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या उसके प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में किसी विद्युत आवेश को प्रोजेक्ट किया गया हो, फेंका गया हो, उस केस में भी चुंबकीय बल 0 होगा। जब ऐसा होगा, जब बल लगा ही नहीं, तो क्या दिशा बदलेगी सर, बिल्कुल नहीं बदलेगी, दिशा वही रहेगी, इसकी दिशा सीधी की सीधी रह जाएगी। क्या क्लियर है। तो कण पर कार्यकारी बल क्या होगा, सर बल के बारे में पूछा है तो बल लगा ही नहीं तो बल तो 0 हो जाएगा। अगर पूछता कि इसका पाथ कैसा होगा तो अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। क्या क्लियर है, पाथ तो बदला नहीं क्योंकि बल तो लगा ही नहीं। क्या क्लियर है ना। चलिए 19 नंबर हो गया, 20वें नंबर पे चलते हैं। कह रहा है किसी आवेशित कण को, अच्छा ये तो हो गया, 19 नंबर रिपीट हो गया, यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। 20 नंबर, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। तो विद्युत धारा मान लेते हैं आई है, और एक वृत्तीय कुंडली ले लिया, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी यानी कितना हुआ बेटा रे, म्यू नॉट आई बटा में 2 इंटू में आर, आर जहां की इसकी त्रिज्या है, आर क्या है इसकी त्रिज्या। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखा जाए, मतलब आई में चेंज नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन कुंडली की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका मतलब नया वाला स्थिति, तो नया स्थिति को बी डैश, और अपन क्या देख रहे हैं, आई में बदलाव नहीं कर रहे हैं, आई हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ही, इसका मतलब बी तो आर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो बी डैश, अपन लोग अब इसको ऐसे लिखते हैं, चलो अपन लोग ऐसे लिखते हैं, तो b1 बटा में b2 बराबर में 1 बटा में r, पहला वाला स्थिति, और दूसरा वाला स्थिति r हो गया है ट्वाइस, तो 1 बटा में 2r, r से r कट गया, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी b1 बटा b2 का मान हो गया 2, अपने को b2 चाहिए क्योंकि b1 तो पहली वाली स्थिति है, तो b2 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बटा में 2, और b2 गया 2 के पास, 2 चला गया b2 के पास, ओके, और b1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, b दिया हुआ था, तो b2 का मान हो गया b बटा में 2, यानी चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाएगा पुराने वाले का। क्या क्लियर है ना। चलिए अगला,
एक Q आवेश विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है। देखिए लॉरेंज फोर्स हो गया, ये तो है लॉरेंज फोर्स। जब किसी विद्युत आवेश को एक साथ किसी चुंबकीय क्षेत्र और किसमें विद्युत क्षेत्र में प्रोजेक्ट किया जाता हो, तब उसके लगने वाला बल जो होता है वो लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज बल होता है। कौन सा बल होता है सर जी? लॉरेंज बल होता है। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा, है ना। कितना बार लिखूंगा, बहुत बार लिख दिया हूं मैं लॉरेंज बल का फॉर्मूला। Q इंटू में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ध्यान रखिएगा V क्रॉस B होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदर्शित आकृति में मोड़े गए धारावाही चालक के कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसके तल के, तल तो ये हो गया, ये तल हो गया, ये समतल हो गया। समतल मतलब किस तल में है ये? अभी ये है XY तल में, सॉरी ये किस तल में है? XY। अच्छा ये कब होगा? जब ये अपन लोग इसको X बोलेंगे, इसको Y बोलेंगे और इसको बोलेंगे Z बोलेंगे। क्या क्लियर है? अब ध्यान से देखो, O पे पूछ रहा है, O पे, तो ये वाला करंट यहाँ पे जो है इस तार के कारण O पे भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, इस तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र O पे 0 होगा, यानी इस दोनों तार का कोई रोल नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, इस वाले का इफेक्ट इस वाले के इफेक्ट के द्वारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा एक दूसरे के अपोजिट है। कहां पे? O पे। बचा केवल कौन सा? ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन बचा। अब इसके कारण तो दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाइए, करंट के दिशा में अंगूठा को रखिए, फिंगर को रखिए O के तरफ, O के तरफ नीचे। हथेली किधर गया? अंदर। हथेली किधर गया? अंदर। अंदर गया यानी लंबवत अंदर की ओर, है ना। दाएं हाथ के हथेली का नियम प्रयोग करिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए 23 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश, धारापाश मतलब इसको बोल रहा है, रिंग को बोल रहा है, ओके, द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। यानी टॉ का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में पूछ रखा है बेटा, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ध्यान से करबराना मत एग्जाम में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे जगह बनाएंगे 24 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, तो पहले एक वृत्ताकार लूप ले लेते हैं अपन लोग, ये ले लिया लूप, इसका क्षेत्रफल ए है। अगर मैं इसका त्रिज्या को r बोलूं तो ए का मान क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, मान लीजिए कि इसमें करंट है I, तो इसका केंद्र C, तो C पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा म्यू नॉट I बटा में 2r, और ये किसके बराबर कह रहा है क्वेश्चन में? B के बराबर। तो कह रहा है लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, अपने को पता है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I गुना में A वेक्टर। अगर n टर्न होता, n टर्न के लिए लिखते n गुना I गुना A, लेकिन यहाँ तो n टर्न नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो m का फॉर्मूला हो गया I इंटू एरिया के जगह क्या लिखिएगा? पाई r। अच्छा एरिया में ही आंसर है तो a को a ही रहने दीजिए, I इंटू ए। अब I में आंसर नहीं है, देखो कोई भी आंसर I में नहीं है, तो I को बदलिए B के रूप में, तो यहां से I क्या हो जाएगा? 2 गुना B गुना R, 2R चला गया B के पास, अब बटा में क्या लिखोगे? म्यू नॉट, तो I के जगह में 2BR बटा में म्यू नॉट गुना में A। ये हो गया M का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? M का फॉर्मूला। अब R भी नहीं है किसी भी ऑप्शन में, R है? देखो कहीं नहीं है, इसका मतलब यहां जो हमारा R है इसको A के रूप में बदलिए, ये वाला R को, तो यहां हो जाएगा A बटा में पाई बराबर में R स्क्वायर, तो यहां से R का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ A बटा में पाई। ठीक है, तो चलिए अब बस इसको एडजस्ट कर देते हैं, 2b बटा में म्यू नॉट गुना में a, और r के जगह में लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a बटा में पाई। कहां पे है? ऑप्शन सी में है, सी को टिक करेंगे, आंसर हो गया। क्या निकल गया? चुंबकीय आघूर्ण। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण को, आवेशित कण है को विराम यानी रुका हुआ अवस्था से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है। अच्छा ये देखिए, जिधर है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने को पता है
कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को इन दोनों के विराम से एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है तो कण की गति होगी। सबसे पहले एक चीज समझिए आप, सबसे पहले एक चीज समझिए, जब कोई आवेश को आप यहाँ पे रेस्ट यानी विराम अवस्था में छोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो शुरुआत में कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि आवेश विरामावस्था में है और Fm बराबर में फॉर्मूला होगा Q गुना V गुना V, V ही जीरो होगा तो Fm जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है, तो उसके कारण एक बल लगेगा जिस बल को बोलेंगे स्थिर विद्युत बल, जो कि होगा Q इंटू में E, ये लगेगा। और अगर आवेश धनात्मक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बल लगेगा, अगर ऋणात्मक होता तो पीछे यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता, तो छोड़ा जाता है तो कण की गति क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर सरल रेखा में होगी, काम खत्म। क्योंकि बल किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगा, तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही रह गया ना बेटा रे, स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक आवेश है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में यानी प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग ये रहा, ठीक है, ओके, v वेग से मान लीजिए गति कर रहा है। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है, y अक्ष बनाइए और उसका भी ऋणात्मक दिशा, तो y अक्ष हो गया नीचे, ठीक है, उसका ऋणात्मक दिशा -y, इस दिशा में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित कण है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किधर लगेगा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लग गया। अब उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो, तो अपने को पता है, अभी मैंने बताया था, v जा रहा है x में, वेलोसिटी है x में, इलेक्ट्रॉन जा रहा है x में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव y में, अगर नेट फोर्स जीरो चाहिए तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है, कंफर्म क्या है सर, कंफर्म ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, नीचे। और ऐसा कब होगा, जब b की दिशा के ऊपर बात करेंगे तो वेलोसिटी तो x दिशा में है ही, तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करिए, जिधर थंब आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित कण है। तो मान लीजिए मैंने पहले b माना बाहर की ओर, तो b अगर बाहर की ओर माना तो v क्रॉस b करूंगा तो थंब गया नीचे गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब थंब चला जाएगा ऊपर, तो Fe और Fm एक ही दिशा में हो जाएगा, तब तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये करना पड़ेगा कि b मैंने बाहर माना था, मेरे को b मानना पड़ेगा अंदर, यानी क्रॉस मानना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब b है x की दिशा में, b हो गया अंदर, तो अंदर की ओर फिंगर मोड़िए, थंब गया ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है तो थंब चला जाएगा नीचे, यानी मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा नीचे, जो कि मैं चाह रहा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर है, ऊपर। अब दोनों एक दूसरे के परिमाण में अगर बराबर हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में ही गति करता रहेगा। तो हमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, तो मैंने बी क्रॉस बनाया, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, क्रॉस का मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो अपने को पता है जब विद्युत आवेश विरामावस्था में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब एक समान वेग से गतिशील हो जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसको अपन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देंगे, ये ज्यादा सही आंसर होगा। ओके, चलिए अब गैल्वेनोमीटर से रिगार्डिंग कुछ सवाल है, जो कि एक सवाल तो जरूर रहेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जाती है, सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता को बोलते हैं थीटा बाय आई, और थीटा बाय आई होता है NBA बटा में C, ये है धारा सुग्राहिता। इसको बढ़ाना है तो NBA को बढ़ा दो, और NBA किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा दो तो थीटा बाय आई बढ़ जाएगा,
काम खत्म, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर में क्यों किया जाता है? तो अपने को पता है गैल्वेनोमीटर को जलने से, खराब होने से बचाना है उसके कॉइल को। तो आंसर हो जाएगा सी, उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। ठीक है, ये कह रहा है एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समांतर जोड़ा जाता है। चलिए एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं जिसका प्रतिरोध ही जी है, नाम भी जी गैल्वेनोमीटर और प्रतिरोध भी जी, प्रतिरोध भी जी। इसके समांतर एक शंट तार को जोड़ दिए तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी पूछा है। तो पहले इनिशियल प्रतिरोध केवल जी था, फाइनल प्रतिरोध क्या हो गया? ये दोनों समांतर क्रम में है, तो अपने को पता है समांतर क्रम में जब प्रतिरोध होता है तो दोनों का गुना बटा में दोनों का जोड़। अब कमी पूछा है तो अपने को पता है समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, इसका मतलब पहले प्रतिरोध ज्यादा होगा अब बाद में प्रतिरोध कम होगा। तो कमी यानी डेल्टा आर, प्रतिरोध में कमी, तो आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, यानी आर इनिशियल है हमारा जी और आर फाइनल है जी एस बटा में जी प्लस एस। यहाँ बटा में एक एलसीएम लोगे तो बउआ आएगा जी प्लस एस, जी गुना होगा इधर जी प्लस एस से माइनस का जी एस। यहाँ पे ये हो जाएगा जी गुना जी जी स्क्वायर प्लस का जी एस माइनस का जी एस बटा में जी प्लस एस, ये और ये कट जाएगा। आंसर हो गया जी स्क्वायर बाय जी प्लस एस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार और आंसर देख लो। ठीक है, फिर वीडियो में देख रहे हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो, रोक भी सकते हो। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए? देखिए ये गैल्वेनोमीटर और ये आपका शंट, ये शंट मेन करंट आई है, इसमें जो गया वो आई जी, इसमें जो गया वो आई माइनस आई जी हो गया। अपने को पता है कि सर इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होगा, चाहे अपन इस रास्ता से आए चाहे अपन इस रास्ता से आए। तो ऊपर वाला रास्ता से विभवांतर को ओम के नियम से लिखेंगे, V बराबर आई आर, तो आई जी गुना में जी, जी ही हमने यहाँ पे प्रतिरोध मान रखा है। ठीक है, कॉइल का प्रतिरोध को हमने जी ही मान रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जी दिया हुआ है। नीचे वाले रास्ता से प्रतिरोध क्या होगा, आई माइनस का आई जी, नीचे वाले रास्ता से विभवांतर क्या होगा, आई माइनस आई जी गुना में एस। वोल्टेज बराबर में क्या होगा, आई गुना में आर, आर के जगह में एस है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से हम मात्र 1% चाहते हैं करंट फ्लो हो, यानी टोटल करंट का 1%, यानी 1/100, यानी आई बटा में 100, ये हमारा आई जी है। तो आई जी के जगह लिखिए आई बटा में 100, नीचे लिख देता हूं, आई जी के जगह लिखिए आई बटा में 100 गुना में जी, आई माइनस आई बटा में 100 गुना में एस। तो ये हो गया आई बटा में 100 जी बराबर 100 आई में से आई गया तो 99 आई बटा में 100 गुना में एस। 100 से 100 कट गया, आई से आई कट गया। तो अपने को एस का मान पूछा था, एस का मान लिखेंगे सर जो पूछा है, एस बराबर हो जाएगा जी बटा में 99, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। हड़बड़ाना नहीं है यार, छोड़ के भी नहीं भागना है। ठीक है ना, डरपोक बच्चा नहीं बनना है बेटा, एकदम बढ़िया से पढ़ के रहिएगा। आपके पास मानता हूं कि ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन को करने को, लेकिन अगर क्वेश्चन को करने को ऑप्शंस नहीं रहा तो सीख के तो जाइए, एग्जाम में अच्छा से अच्छा लिखिएगा। एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलते हैं कैसे, लास्ट वीडियो में भी ये सवाल था। इसके समांतर क्रम में कैसा जोड़ करके, निम्न प्रतिरोध को जोड़ करके वोल्ट मीटर को किस में बदलते हैं, अमीटर में। निम्नलिखित में से किस काम के लिए वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है?
तो वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है इसका व्यवहार अमीटर के तरह करने के लिए, यानी वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट लगाया जाता है? तो एमीटर में शंट लगाने का मतलब है कि इसकी माप सीमा को अपन लोग क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसके माप सीमा को अपन लोग क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ओके ना। 8वां नंबर का सवाल, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया गया है। गैल्वेनोमीटर को बदल रहे हो वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर होता है उच्च प्रतिरोध का और अमीटर होता है कम प्रतिरोध का। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर को बदल रहे हो वोल्ट मीटर में, यानी उच्च प्रतिरोध में बदल रहे हो। तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उस कॉइल में शंट को जोड़िए, हाई रेजिस्टेंस के शंट को, उच्च प्रतिरोध वाले शंट को जोड़िए, उच्च प्रतिरोध वाले शंट को जोड़िए, वो भी श्रेणी क्रम में। ये बन जाएगा क्या, वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़िए। जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है। अपना लोग को तो पता है ही, माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये 9 सवाल था, इसमें सारे सवाल में अच्छे थे। मैंने कुछ सवाल एकदम वर्बली ओरली भी आपको बताया है। प्रैक्टिकल जो एग्जाम देने जाओगे उसमें भी इस तरह का सवाल आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है। ध्यान रखना, अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, इसके सवाल तो आपसे जरूर जरूर जरूर, और व्हीट स्टोन ब्रिज जरूर ही पूछेंगे सवाल। ठीक है, वाइवा के टाइम पे पूरे फिजिक्स के बुक से एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता है और उसके मूड पर भी डिपेंड करता है। और 10 नंबर वाइवा का है, ये बात जान लीजिए। 10 नंबर आप वहां जो एग्जाम देंगे उसका रहेगा 20, नहीं 15 नंबर रहेगा एग्जाम जो देंगे उसका 25, और 5 नंबर आपका जो वो कॉपी जमा करोगे ना उसका 5 नंबर, तो 30 हो गया टोटल। ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर, कैसा लगा पढ़ने में, आज के क्लास को करने में? जरूर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो भी नए व्यूअर हों जो कमेंट सेक्शन को भी पढ़ते हैं उनको लगे और वो कम से कम उसके थ्रू भी अट्रैक्ट होकर के वीडियो को देखें। जो भी बच्चे अपने आप को कमजोर फील करते हो बच्चों, पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये है कि आप साल भर भीड़ में भटक जाते हो। जहां भीड़ में भटके वहां आप सीख तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। सीखना है, समझना है, क्यों जानना है। ठीक है, तो आप अमन्स फिजिक्स ज्वाइन करिए। अमन्स फिजिक्स में आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, आपको आपका कोई प्रॉब्लम मैं रहने ही नहीं दूंगा। आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, हमारे ऑफलाइन बैचेज को ज्वाइन करिए, आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा मेरे से। आपके लिए, आपसे ज्यादा आपके लिए मैं सिंसियर हूँ, इतना समझ लीजिए। और उतना सिंसियर पूरे पूर्णिया में कोई वो नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगा जितना मैं। अमन्स फिजिक्स और अमन्स फिजिक्स का ग्रुप जो है, अनंत केमिस्ट्री और अन्ना बायोलॉजी, है ना, जो हम लोग सपोर्ट देंगे, जो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए तैयार करेंगे वो कोई नहीं करेगा। ओके, इसलिए अपने दोस्तों को भी, अपने छोटे भाई को भी, अपने जानने वाले को भी भटकने से बचाइए, उनको सही जगह भेजिए, रेकमेंड करिए तो अच्छी जगह करिए। ठीक है, और भीड़ से बचिए। सबसे पहले पूछ नहीं पाएंगे आप सवाल, भीड़ से बचिए, वहां आइए जहां पे सर, और क्वालिटी देखिए, क्वालिफिकेशन देखिए। मैं एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन यहाँ किसी भी टीचर से कई गुना ऊपर है। ओके, मैं 0 से हीरो लेवल तक सभी तरह के बैचेज लेता हूँ, सभी तरह के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर बच्चा मेरा यहाँ सेटिस्फाई होता है, एकदम बहुत कम जानने वाला भी, क्योंकि मुझे नीचे वाले को भी पढ़ाना आता है, मीडियम वाले को भी और हाई वाले को भी। ठीक है बच्चों, आप हमारे वीडियो पे अपना लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है इतनी ठंड में भी वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में और आपको हेल्प करने में। बने रहिए अमन्स फिजिक्स पूर्णिया पे, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। टाटा बाय बाय, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।